हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। मैं गर्विता मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे वेलकम करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक आपदा, जो आपका रीट के एग्जाम में दिया हुआ है, यूपी टेट के एग्जाम में भी सिलेबस में, सी टेट के एग्जाम में भी है, एमपी टेट के एग्जाम में है। तो ये आपका सभी कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक आपदा। तो देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा क्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी ने लिख रखा है प्राकृतिक आपदा के बारे में, पहले हम उसे देख लेते हैं। मैं समय हूं, मैंने गांव को बसते हुए और उजड़ते हुए देखा है, लोगों को खुशहाल व सिसकते देखा है, फलते फूलते परिवारों को खत्म होते देखा है, भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहां से निकल के आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये आपकी प्राकृतिक आपदा है जो महाविनाश लाती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की हैं, कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला तो कहीं गहराई तक खोद डाला, और जिससे आपको पता है कई सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप देखते हो पहाड़ों पर हमेशा लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, सब इन्हीं चीजों का कारण है। जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला, ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही है जंगलों को काटने से, CO2 की अधिकता होती जा रही है, गर्मी अधिक होती जा रही है। तो ये सारे कारण हैं। हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बची है, CO2 इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होने से आपका जो ग्लेशियर है ये पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का तल जो है, समुद्र का तट है वो जलमग्न हो गया। तो ये सारे आपदाओं के कारण हो रहे हैं। भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया गया है, जिसके कारण कहा जाता है आगे वाले समय में पानी पीने के लिए भी नहीं बचेगा। मुझे आज भी तो वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ के में भूकंप आया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है रीट के एग्जाम के लिए। गुजरात के कच्छ में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। गांव शहर सभी जगह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। अचानक धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी। कुछ घरों में आंशिक नुकसान हुआ, कुछ बच गए तो कुछ बिल्कुल मलबे की तरह बदल गए। हजारों लोग मवेशी मलबे में दब गए, जितने भी जानवर थे, मवेशी और लोग सब मलबे में दब गए। रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चल गया। भूकंप के झटके से कई किलोमीटर तक महसूस किए गए। जो लोग बच गए वे तुरंत दूसरे घायलों की मदद में लग गए, मलबे से लोगों को निकालने लगे। तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंच गए। कुछ देर में उच्चाधिकारी भी, आपदा राहत और दल सेना के जवान भी पहुंच गए। ठीक है, ये मलबे में दमे लोगों को ढूंढकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर एवं नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायल का इलाज कर रहे थे। तो गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के नजदीक बड़े अस्पतालों में पहुंचाया गया। भूकंप से बचे लोगों घायलों के लिए भोजन और पानी ला रहे थे। स्वयंसेवी संगठन इन सब की मदद करने के लिए लगे रहते। कोई पानी दे रहा था, कोई भोजन पहुंचा रहा था, कहीं टेंट की व्यवस्था करी जा रही थी, कहीं शिविर लगाए जा रहे थे। बहुतों ने वहां पर मदद की। ये है भूकंप से जो विनाश। कब आया था भूकंप? आपको डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 2001 को कच्छ के रण में भूकंप आया था। भूकंप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते, वो मैं आपको बता दूं। पहले आप ये देख लीजिए, कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता करने आते रहे, दवाई, कपड़ा, खाने की चीजें, ये सारा सामान देते। और आपको पता है जब कुछ ऐसी आपदा आती है जैसे बाढ़ आ गया तो छीना झपटी मचती है। लोग सोचते कितना स्टोर करके रख लें, कुछ लोग पा ही नहीं पाते हैं। शहर से आए लोगों ने, कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे, उन्होंने बताया भूकंप आने पर। ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया, तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाए। अगर घर से बाहर ना निकल सको तो किसी मजबूत जगह जैसे मजबूत टेबल के नीचे कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। इन्होंने भूकंप अवरोधी मकान की कुछ डिजाइन बताए, जो और लोगों से इस डिजाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा गया। भूकंप की तीव्रता, किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा या भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है, और जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो उसको कहा जाता है सुनामी। सुनामी सबसे पहले जापान में आया था, इसलिए सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है।
पानी में भूकंप को कहा जाता है सुनामी, और ये जब सतह पर जब आता है तो इसको कहते हैं भूकंप। यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती चली गई बहुत तेजी से। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। मैं आपको केंद्र, अधिकेंद्र, ये सारी चीजें समझाए देती हूँ यहाँ पे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिएक्टर स्केल से मापते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिएक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर सकते हैं, लेकिन 5 रिएक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन महसूस होता है, चीजें हिलती हुई नजर आती हैं व मकानों में दरारें पड़ जाती हैं। भूकंप अवरोधी मकान 7 रिएक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भूकंपों का देश किसे कहा जाता है, भूकंपों का देश कहा जाता है जापान को। भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? भूकंपों का देश कहा जाता है जापान को। भूकंपों का देश कौन है? जापान पे। यहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जो भूकंप अवरोधी होते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा केंद्र क्या होता है, तो आपको भूकंप में कुछ चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए भूकंप का जो मापन है वो कौन है? रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। भूकंप में कुछ पॉइंट है, आपको फोकस पढ़ना है। फोकस को कहते हैं केंद्र, एपिसेंटर को कहते हैं अधिकेंद्र। ये दोनों पॉइंट समझ लीजिए। एपिसेंटर को कहते हैं अधिकेंद्र और भूकंप को कहते हैं केंद्र। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अधिकेंद्र कहां पर होता है। एपिसेंटर की भी स्पेलिंग लिख दूं मैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारी सरफेस है, मान लीजिए ये हमारी सरफेस है, तो सरफेस में जब चट्टानें आपस में टकराती हैं ना, तो आपको पता ही होगा तभी भूकंप की स्थिति होती है। तो मान लीजिए यहां से तरंगे उत्पन्न हुई, तो ये तरंगे ऐसे 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 पीएसएल तरंगे होती, 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव रेज होती है, जो वेव्स होती हैं, तो पीएसएल तरंगे होती हैं। तो ये वाला जो, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर पहला झटका यहाँ पर महसूस किया गया है ना, तो ये आपका भूकंप का अधिकेंद्र हो जाएगा। जहां पर पृथ्वी पर पहला झटका महसूस किया जाए, ये भूकंप का अधिकेंद्र हो जाएगा। जहां सबसे पहली बार भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंप का केंद्र होता है, अर्थात फोकस पॉइंट होता है। ये आपका एपिसेंटर होता है। भूकंप में 0 से 9 तक की अंक होते हैं, 0 से 9 तक की होते हैं। ये 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, 3 से 6, 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। ये जो है रिएक्टर स्केल पर 0 से 9 तक की अंक मापे जाते हैं। ये अपने में हर अंक अपने से 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रकट करता है। ठीक है, तो 0 से 3 साधारण भूकंप होते हैं, यहाँ से कुछ विनाश नहीं होता है, साधारण होते हैं। यहाँ पर कंपन वगैरह महसूस किया जाता है, विनाशकारी होते हैं, विनाश थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये विनाश होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये आपके विनाशकारी, अति विनाशकारी होते हैं, बहुत ज्यादा तबाही लाते हैं अगर 6 से 9 की रिएक्टर स्केल पर है। मतलब अगर 7 से ज्यादा है या 5 से ज्यादा है तब ज्यादा विनाश का कारण होता है। तभी तो लिखा है 5 रिएक्टर से कम तीव्रता वाले कंपन को से ज्यादा हानि नहीं होती है। 5 रिएक्टर से अधिक पे मकान गिर जाते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। 0 से 3 में कुछ नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है क्योंकि 5 से ऊपर चला जाता है, और 6 से 9। ठीक है, उसके अलावा ये तो आपका भूकंप से रिलेटेड आपको पॉइंट चला गया, पता चल गया भूकंप का मापन किससे होता है, रिएक्टर स्केल पर होता है। सिस्मोग्राफ यंत्र से नापा जाता है, ये शायद छूट गया है, तो रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ यंत्र भी कर लीजिए। सिस्मोग्राफ यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र से कहा जाता है रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। पीएसएल तरंगे होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाढ़। बाढ़ भी बहुत सारे नुकसान कराती है। बाढ़ में लोगों के घर बह जाते हैं, फसलें बह जाती हैं, तो पूरी की पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं। बरसात का मौसम था, सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी। ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम में आ चुका है कि बारिश की चेतावनी कौन देता है? मौसम विभाग देता है। शाम होते होते बारिश तेज हो गई, तूफानी हवाएं चलने लगी, रह रह कर बिजलियां चमक रही थी। सब अपने अपने घरों में बैठे थे, बिजली भी चली
गई, चारों ओर अंधेरा हो गया, जब जगह पानी ही पानी, टप 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 पानी बरस रहा था। पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। रात गुजरी, सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी, क्योंकि पास के गांव का बांध टूट गया। जब ऐसा कुछ होता है तो ये सारी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। इन सब का कारण क्या है, क्यों बाढ़ आती है? क्योंकि सब ये जो वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, वनोन्मूलन बहुत हो रहा है। तेज बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा, घर के बर्तन आदि सब बहने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों पर भागने लगे। एक एक कर सभी झोपड़े बाढ़ में पानी में समाते जा रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी जानवर आज तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। सब लाचार खड़े थे, देख रहे थे। क्या करा जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिताजी ने अपने मित्र को फोन किया, तहसीलदार को फोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। कुछ तहसील के अधिकारी, पुलिस जवान भी पहुंचे। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव में धर्मशालाओं में, सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जगह जगह टेंट लगाकर अस्थायी आवास बनाए गए। यही अस्थायी आवास होते हैं। एम्बुलेंस, बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं थी, उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी नॉर्मल हो गया, लोग अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन कुछ मकान तो बच गए थे, लेकिन कुछ तो पूरे ढह गए थे। कहीं नामो निशान नहीं था। जो घर थे उनका, कच्चे झोपड़ों का कहीं नामो निशान नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। सीलन आ गई थी, काई लग गई थी, कीचड़ भर गया था, बदबू हो गई थी, कई सारी बीमारियां आ गई थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों ने सफाई अभियान चालू किया और ग्रामवासियों की मदद की। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई। भवनों की मरम्मत का काम शुरू किया गया। ये देखिए, कोई बाढ़ के दौरान राहत का काम दिया जा रहा है। तो इन सब का कारण क्या है? तो इन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी कहें, आपका वनोन्मूलन है। जब वनोन्मूलन से ही ये सारी चीजें हो रही हैं, आप वनोन्मूलन को रोकिए, पेड़ों को काटने से रोकिए, ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। क्योंकि पेड़ मिट्टी को बांधे रहते हैं, मरुस्थलीकरण नहीं होता है, वर्षा नियमित तरीके से होती, ना सूखा की कंडीशन आएगी, ना बाढ़ की कंडीशन आएगी। तो ये सबसे मेन चीज है। तो हम लोग इससे, ये आपकी रीड की थी एनसीईआरटी, और भी एनसीईआरटी मुझे पढ़ानी है। तो थोड़े हाई क्लास की, लाइक 12th या 11th की, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी। पहले रीड के बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो करा देती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ रीड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी-टेट 1 to 5 दे रहे हो तो आपके में भी सेम चीज काम करेगी। 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए काम करेगी। अगर आप यूपी टेट 1 to 5 दे रहे हो तो यूपी टेट में भी सेम चीज फायदा करेगी। और बाकी ये रीड की तो बुक से मैंने बनाया ही है। तो अगर आपका यूपी टेट, एमपी टेट, कोई भी टीटी है तो प्राकृतिक आपदा आपका यहाँ से हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से क्वेश्चन भी आए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप किससे नापा जाता है, सुनामी किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और रीट वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आइएगा। थैंक यू।